हाय, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन जुडिशरी की स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी अभी आप नई प्रिपरेशन स्टार्ट करनी करी है आपने, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन काफ़ी टाइम हो गया एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स, या जैसे भी आपके एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहे, तो मे भी हो सकता है कि आप जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर कुछ कमी हो, क्योंकि वो चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर नहीं हो रहा तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि आपको अपने जो प्लान है, जिस तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, कि आपको इस मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको जनरली क्या करना है, अगर आप एकदम बिल्कुल नए हैं, अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर स्टूडेंट राइट नाउ, आप सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, या आपकी एलएलबी हो गई है एंड यू आर स्टिल डिसाइडिंग कि हाँ अब मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है, तो वो टाइम भी कोई लेट नहीं है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या अप्रोच रखनी है इसके अंदर। सबसे पहली बात तो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, मतलब कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप अभी लॉ कॉलेज में ही हैं तो उसको अच्छे से कीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए कि मैंने तो जुडिशरी करनी है तो इसलिए यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे तो एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, उसके हिसाब से पढ़ूंगा, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है ना, सिलेबस तो आपने वही पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी पढ़ना है, सीआरपीसी यहाँ पढ़ रहे हो, सीआरपीसी वहाँ भी पढ़ना है, सीपीसी यहाँ पढ़ रहे हो, सीपीसी वहाँ भी पढ़ना है, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़नी है। तो उसको अच्छे से पढ़िए, बस आपका वहाँ पे मेथड चेंज हो जाता है आंसर को लिखने का, तो पढ़ना तो आपको वही है, उस वक्त आप इग्नोर मत कीजिए। बट अगर आपकी वो चीज़ें हो गई हैं तो फिर भी आप आगे से तैयारी स्टार्ट कीजिए, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपको एक डेडिकेटेड टाइम रखना है अपना, यानी कि एटलीस्ट एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़िए, इससे कम मत पढ़िए। यानी कि जो आप अपने पर्टिकुलर डे का टारगेट भी रख रहे हैं ना, कि मुझे आज ये चीज़ें करनी है, इतने सेक्शंस खत्म करने हैं, ये चीज़ें करनी है, तो उसको इतना रखिए कि कम से कम आपको 5 से 6 घंटे उसके अंदर लगे। उससे ज़्यादा अगर आपकी कैपेसिटी है तो धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और अपने टारगेट्स को ज़्यादा बढ़ाइए, कि आप एक दिन में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ। प्रॉब्लम आती है फर्स्ट टाइम के अंदर, जब आप पहली बार सिलेबस को खत्म करते हैं, तो पहली बार सिलेबस के अंदर आपको इतना टाइम डिवोट करना पड़ता है, उसके बाद आप चीज़ें जल्दी कर पाते हैं। जो चीज़ आपने फर्स्ट टाइम 1 महीने में की होगी, अब आप वो 5 से 6 दिन में कर लेंगे। सेकेंड टाइम करेंगे आप 3 से 4 दिन में कर लेंगे। तो जितनी बारी आपका रिवीजन होगा उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो आपको अपना टाइम एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स रखिए दिन के अंदर, उससे कम मत पढ़िए, अदरवाइज आप चीज़ें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरे से स्टूडेंट्स कोचिंग के लेते हैं मैं उनको भी यही एडवाइस देता हूँ। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। उसके बाद आपको हर एक चीज़ को रिवाइज करना है बिना रिवीजन के। आपने सोचा कि आज मैंने सीपीसी पढ़ लिया तो अब मुझे लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं याद रहता। जो क्लियर्ड एग्जाम्स होते हैं, जिनके जो जजेस भी बन के बैठे होते हैं, उनको भी याद नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस वो उन चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे, वो चीज़ें डेली बेसिस पे उनके सामने नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आज आपका सीपीसी खत्म हुआ, तो आपको मैक्सिमम उस दोबारा रिवीजन लाने के लिए कम से कम 7 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस या 10 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस मत रखिए। विद इन 10 डेज उसका रिवीजन फिर से स्टार्ट कर दीजिए। विद इन 10 डेज, चाहे उसको दिन में 1 घंटे पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, लेकिन उसका रिवीजन जरूर स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई नई चीज़ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो रिवीजन से किसी भी चीज़ को हटने मत दो जो एक बारी चीज़ आपकी हो गई है। अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ लिया तो उसको आप रिवीजन से हटने मत दो, मुस्लिम लॉ पढ़ लिया तो रिवीजन से हटने मत दो, जो चीज़ पढ़ ली उसको रिवीजन से हटने मत दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रिवीजन कैसे की जाती है, तो रिवीजन की जाती है आपके जो खुद के नोट्स होते हैं उनके थ्रू। तो जब आप पढ़ रहे हैं तो बेयर एक्ट को जरूर रखिए, बेयर एक्ट से जरूर पढ़िए। बिना बेयर एक्ट के कोई पढ़ाई मत कीजिए कि आपने डायरेक्टली किसी राइटर की बुक उठा ली, ऑथर की बुक उठा ली और उससे पढ़ने लग गए। साथ में बेयर एक्ट जरूर रखिए, क्योंकि जैसे दिल्ली या हरियाणा में तो आपको बेयर एक्ट मिलते ही हैं एग्जाम के अंदर, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अंदर आप सीधा सीधा सेम सेक्शन लिख रहे हैं तो कहेगा कि आपने किया ही क्या, वो तो आपको बेयर एक्ट दिए ही हैं उन्होंने। तो वहां पे आपके क्या काम आते हैं, की वर्ड्स काम आते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में क्या कीवर्ड है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो आपकी बुक के अंदर दिया होगा, जिस भी ऑथर की बुक से आप पढ़ रहे हो, और उसके ऊपर आपको फिर फोकस करना है कि क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो उस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लो अपने बेयर एक्ट में, एंड देन उस एक्सप्लेनेशन को अपनी बुक के अंदर अंडरलाइन कर लो। साथ में उसके ऊपर पेज नंबर लिख लो कि बुक में कौन सी जगह पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जिस भी तरीके से आपको नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं उस तरीके से बनाइए, इन शॉर्ट बनाइए, कि जब आप रिवाइज करो तो आप जल्दी से उसको रिवाइज कर सको, जो भी आपका मेथड है जिस भी तरीके से। बट ऐसा मत करना कि सब कुछ लिखने ही लग गए, तो वो तो आप 3-4 महीने तो आप नोट्स बनाने में लगा दोगे एक सब्जेक्ट के, वो चीज़ मत करना, वो स्ट्रेटेजी सही नहीं होती। ठीक है, तो किसी भी तरीके से करो बट इन शॉर्ट बनाओ, बेयर एक्ट में चीज़ें लिख लो, बुक्स में चीज़ें लिख लो, कि आप जल्दी से जब आप रिवाइज करो तो जल्दी से कर पाओ, इन शॉर्ट कर पाओ, कि आपको मेन मेन चीज़ें पता हो और आप फटाफट से उन चीज़ों को देख सको।
अब नोट्स बनाने के लिए कि क्या वे होना चाहिए नोट्स का, इसके लिए आपको हेल्प करेंगे आपके क्या प्रीवियस ईयर के पेपर। जिस भी स्टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप यूपी के लिए कर रहे हैं, दिल्ली के लिए कर रहे हैं, राजस्थान, जिस भी स्टेट के लिए जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़िए, और दोनों चीजों के पढ़िए, प्री के भी मेंस के भी। क्योंकि प्री के अंदर क्या होता है, सेक्शंस ज्यादा पूछे जाते हैं, और मेंस में क्या होता है, आपको डीप में ज्यादा जाना पड़ता है। यानी कि प्री में आपको वाइड अप्रोच से पता होना चाहिए कि होल, एक होता है ना होलसम अप्रोच, मुझे पता है पूरे एक्ट में कहाँ पे क्या चीज है। और मेंस के अंदर आपको जो मेन सेक्शंस होते हैं, जैसे मान लो सीपीसी है, सीपीसी में आप अगर रेस जुडिकाटा पढ़ रहे हो, रेस सब्जुडाइज पढ़ रहे हो, अब उसमें एक्सप्लेनेशन में वर्ड आया माइट एंड आउट, ये अब आपको पता है कि हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, आपने अंडरलाइन कर लिया। आप इसकी ही एक्सप्लेनेशन अगर आप देखोगे, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की एक्सप्लेनेशन देखोगे तो कितनी सारी एक्सप्लेनेशन है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है और मेंस में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज में आपको डीप में जाना है और कौन सी चीज सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ है ये है। जैसे 13-14 सेक्शन है सीपीसी का, डीप में कुछ नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन में क्या बोला गया है। क्योंकि मेंस में वो नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है प्री में बन सकता है सिर्फ, क्योंकि प्री में कुछ भी बन सकता है, कोई भी सेक्शन पूछ सकता है, लेकिन मेंस में 0.1% चांस है कि 13-14 सेक्शन से पूछ ले, अदरवाइज वो नहीं पूछेगा। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर के जब आप पेपर देखोगे ना, प्री और मेंस के, आपको समझ आ जाएगी ये चीज कि मेंस में क्या चीज वो डीप में जाके पूछ रहा है और प्री में क्या चीज वो होलसम अप्रोच रखने के लिए बोल रहा है कि आपको क्या क्या चीजें पूरी पता होनी चाहिए। यानी कि आपको प्री के लिए पूरा एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और मेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसमें किस चीज की नॉलेज मुझे डीप में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, और इसी तरीके से फिर आप अपने नोट्स बनाओगे। क्योंकि हर एक सेक्शन के फिर आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ इस सेक्शन में लिखा है, अब ये सेक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इसके अंदर ये कीवर्ड है और इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है, जिसको मैं रिवाइज करते हुए जल्दी से पढ़ लूंगा और मेरे माइंड में होगी और मैं इसका आंसर भी लिख पाऊंगा। आंसर राइटिंग साथ में प्रैक्टिस कर लो आप उसकी, तो ये तरीका सही होता है। ठीक है, तो मेनली प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन के अंदर, जिससे आपको समझ आएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब जैसे आप कोचिंग लेते हैं, आपको लगता है कि कोचिंग के थ्रू करना चाहिए, तो आप कोचिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से करना है, तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती कि सिर्फ कोचिंग के थ्रू ही क्लियर होगा या सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू ही क्लियर होगा, जैसा आपको ठीक लगे। कोचिंग बेसिकली क्या करती है, आपको एक रूटीन दे देती है, जो कि आपको एक पाथ के ऊपर लेके चलती रहती है कि हाँ मुझे डेली ये चीज करनी है। और सेल्फ स्टडी तब भी आपको करनी पड़ेगी, बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, कोई बहुत अच्छे से अच्छा टीचर भी हो, कोई कैसा भी टीचर हो, क्योंकि कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि मैं किसी को खराब पढ़ाऊं, तो किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी के बिना आपकी नहीं होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, आप फुली डिपेंडेंट हो जाओगे टीचर के ऊपर, तो आप कहीं से भी पढ़ लो, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको ये मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोचिंग लो या कोचिंग ना लो। ठीक है, जो मेरे से स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं उनको भी मैं यही बात बोलता हूँ, और आप लोग जो मेरे यूट्यूब के ऊपर पढ़ते हो मुझसे, मैं उनको भी यही बात बोलता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी जरूर करिए और बहुत अच्छे से सेल्फ स्टडी करिए, उसके ऊपर फोकस रखिए। कुछ भी हो जाए, बिना सेल्फ स्टडी के आपके एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। कोचिंग आपको हेल्प करती है आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के अंदर, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। चलिए, आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं प्रिपरेशन की, या आप कर रहे हैं तो क्या और चीज़ें आपको करनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोचिंग के लिए तो मैं हर बार बताता ही रहता हूँ, वो आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। थैंक यू सो मच।